देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नामांकन से पहले अपने गांव पहुंचे हैं योगेश्वर दत्त। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि ये मेरे गांव का चुनाव है, टिकट गांव की झोली में डालने आया हूं। बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है, ये भी योगेश्वर दत्त की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि गांव की झोली में टिकट डालने आया हूं, मेरी टिकट गांव की है और ये चुनाव भी गांव का है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लड़ाई बड़ौदा हल्के की जनता की लड़ाई है, बड़ौदा के विकास के लिए ये चुनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है, पिछले चुनाव में बहुत कम समय मिला था। ये तमाम बातें योगेश्वर दत्त की तरफ से कही गई। नामांकन से पहले वो अपने गांव पहुंचे और उसी बीच उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे गांव का चुनाव है, टिकट गांव की झोली में डालने के लिए आया हूं। ये भी योगेश्वर दत्त की तरफ से कहा गया। बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है, इन्हें योगेश्वर दत्त की तरफ से ये भी कहा गया। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बड़ौदा हल्के के लोगों के लिए है, बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है और ये मेरे गांव का चुनाव है। ये भी योगेश्वर दत्त की तरफ से कहा गया। टिकट मिलने के बाद अपने गांव भैंसवाला कला वो पहुंचे थे और इसी बीच ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है, योगेश्वर दत्त की तरफ से कहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव बड़ौदा के विकास के लिए है। ये तमाम बातें योगेश्वर दत्त की तरफ से कही गई है। दरअसल आपको ये बता दें कि नामांकन से पहले वो अपने गांव में पहुंचे थे और उसी बीच इनका ये बयान भी सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं और उनके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र भारद्वाज, आपका रुख करूंगी। योगेश्वर दत्त नामांकन से पहले अपने गांव पहुंचे हैं, क्या जानकारी विस्तार से आप बताएं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बलराम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, चुनाव जिस तरह से नजदीक है बड़ौदा का, उसको देखते हुए अब योगेश्वर दत्त का नाम जिस तरह से फाइनल हुआ है, वो नामांकन से पहले अपने गांव पहुंचे हैं, क्या जानकारी आप विस्तार से बताएं। बयान भी उनका इस दौरान सामने आया। बताना चाहूंगा, योगेश्वर दत्त की बीती रात 11 बजे के करीब टिकट की अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी दूसरी बार उन पर विश्वास जताया गया है पार्टी की तरफ से। और रात को ही वो रोहतक चले गए थे। आज सुबह सुबह अपने गांव में पहुंचे हैं। गांव वालों को एक हरिजन चौपाट है, वहां पे इकट्ठा करके उनके सामने उनको उनकी झोली में टिकट डाल के कहा है ये टिकट मेरी नहीं, ये गांव वाले की है। भैंसवाल कला जो गांव है उनका, उन गांव वालों की है। आपको ही इलेक्शन लड़ना, आप ही उम्मीदवार हो, मैं नहीं हूं, आप हो, आपको ही ये इलेक्शन लड़ना है, विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ना है जी। हाँ, लेकिन देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। देवेंद्र भारद्वाज, जिस तरह से अब उपचुनाव नजदीक है, अब फाइनल हो गया बीजेपी की तरफ से भी नामांकन के लिए नाम, और ऐसे में नामांकन भी आज योगेश्वर दत्त भरेंगे। लेकिन जरूरी बात यह भी है कि एक तरफ जिस तरह से अगर हम कृषि कानून का जिक्र ना करें तो गलत होगा, क्योंकि लगातार विरोध कुछ लोगों की तरफ से कृषि कानून को लेकर भी किया गया। ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ सकता है बीजेपी को। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आकांक्षा, बताइए। हाँ, जिस तरह से ये चुनाव है उसको देखते हुए अब योगेश्वर दत्त का देखिए नाम सामने हो चुका है, फाइनल हो चुका है नाम, और आज नामांकन भी वो भरेंगे। लेकिन ऐसे में कई मुद्दे जो बीजेपी पर भी हावी हो सकते हैं इस चुनाव को लेकर, चाहे बात हम कृषि कानून की कर लें। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार किसानों के अंदर एक रोष देखने को मिला था और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की गई थी कि किसानों के बीच जाकर इस बात को बताया जाए, समझाया जाए किस तरह से जो अध्यादेश है वो उनके पक्ष में आया है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे अध्यादेश को एक मुद्दा बनाया और किसानों के बीच कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसान विरोधी अध्यादेश लाया गया है, तो इसको लेकर अब जो आपस में विपक्ष और बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की गई थी कि विपक्ष के इस सवाल का इस बार का जवाब दिया जाए, तो अब कहीं ना कहीं जब योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया है बड़ौदा से और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो उस बीच एक बड़ी
बात यहाँ यही होगी, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर इलेक्शन में उतरी है और अपना प्रचार जो कर रही है वो अपने विकास कार्य किए गए हैं उनको गिनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो भी है जो इस बात को लेकर, चाहे कृषि अध्यादेश हो, चाहे सरकार के ऊपर जो लगातार गठबंधन की सरकार है उसमें विरोधाभास की रही उसको बताने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉइंट ये है कि वो विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनौती कहीं ना कहीं कृषि अध्यादेश के अलावा कहीं है, चाहे वो ये जाटलैंड है और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव रहा कुछ सालों से, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से वो बिसात दिखाई गई और तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं को यहाँ उतारा गया प्रचार के लिए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में तो है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं जिनका सामना बीजेपी को भी करना पड़ेगा। और लेकिन कोशिश बीजेपी की यही है कि जो विकास कार्य किए गए हैं उनको गिनाया जाए, और यही कारण है कि खेल के मैदान से सीधे राजनीतिक मैदान में योगेश्वर दत्त को उतारा गया। पिछला चुनाव भी उन्होंने यहाँ से लड़ा, लेकिन हार हाथ लगी। लेकिन अब माहौल अलग है और इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए बीजेपी लगातार प्रचार में लगी हुई है, कोशिश कर रही है और अपने विकास कार्यों के साथ लोगों के बीच उन जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है जो बीजेपी की तरफ से किए गए थे सत्ता में आने के बाद। और इसी बीच हमारे साथ बलराम भी लगातार बने हुए हैं। बलराम, फिलहाल गांव में किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह का समर्थन योगेश्वर दत्त को देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ वहां की स्थिति, जरा उसको भी लेकर अपडेट दें। बताना चाहूंगा, सुबह से ही लड्डू बांटने का प्रोग्राम शुरू हो गया था, आपस में लड्डू बांटे गए हैं और खुशी यहाँ पे जाहिर की गई है कि भैंसवाल कला से योगेश्वर दत्त को दोबारा से नया चेहरा बनाकर उतारा गया है, दोबारा से उनको उपचुनाव में टिकट दी गई है, उम्मीदवार घोषित किया गया है। खुशी का माहौल गाँव वालों में बना हुआ है और जीत का आश्वासन ग्रामीण दे रहे हैं और खुद से चुनाव लड़ने की यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। कह रहे हैं हम उनके नाम पर खुद चुनाव लड़ेंगे 2 साल के। हाँ बिल्कुल, जीत का आश्वासन गांव वालों की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ लगातार देवेंद्र भी बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है, कब तक कांग्रेस की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? ठीक है, इसी बीच आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको ये बता दें कि ओपी धनखड़ 11 बजे नामांकन जिस तरह से दाखिल किया जाएगा, योगेश्वर दत्त 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। राजखराना बैंक्वेट हॉल में योगेश्वर नामांकन भरेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त ओपी धनखड़, रमेश कौशिक नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नामांकन के वक्त शामिल होंगे। दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगेश्वर दत्त, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे वक्त बताया जा रहा है जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इस वक्त मौजूद उनके साथ रहेंगे। और आपके लिए ये भी बता दें कि नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे तक ही वक्त है, लेकिन आपको ये बता दें कि 11 बजे नामांकन वो दाखिल करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। देवेंद्र, जानकारी सामने आ रही है कि 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। क्या जानकारी, विस्तार से बताएं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? बलराम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जानकारी ये सामने आ रही है कि 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त और इसी बीच उनके साथ ओपी धनखड़ भी मौजूद रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। क्या जानकारी फिलहाल आपको मिली है? बताना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, ये भी यहाँ पे पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। जो कि हमने पार्टी कार्यालय गोहाना में जो बनाया गया है बीजेपी का, उनके इंचार्ज से पूछा गया है अशोक छाबड़ा से, तो उनसे एक जानकारी महत्वपूर्ण आई है। मुख्यमंत्री भी यहाँ आने की संभावनाएं हैं। लगातार रात से संभावनाएं थी, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल आया नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के जो कार्यालय बनाया गया है, मीडिया सेंटर बनाया गया है, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ आ सकते हैं। नामांकन से पहले योगेश्वर दत्त और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर यहाँ पर संबोधन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी उनकी पूरी तरह से माहौल बनाने की। लेकिन जिस तरह से आज नामांकन दाखिल किया जाएगा योगेश्वर दत्त की तरफ से, अब सबकी निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी कब घोषित करती है और इसके साथ साथ इनेलो अपना प्रत्याशी कब घोषित करती है।
बलराम, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बताना चाहूंगा आज 11 बजे करीब का समय रखा गया है नामांकन जमा कराने का और 3 बजे तक नामांकन जमा कराने का समय रहेगा। आज आखिरी दिन है नामांकन का और 19 तारीख से पहले नामांकन उठाने का समय रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो और कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अभी तक बीजेपी की तरफ से ही घोषणा हो पाई है और कहीं कवायद लगाई जा रही है कि क्या रहेगा भविष्य में, किसको टिकट मिलेगी। लगातार जो उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने आवेदन जमा कराए थे उनके घरों पर बाहर उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जमा हुई है, लेकिन अफवाहें हैं किसको टिकट मिलती है किसको नहीं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिकता नहीं हो पाई है जी। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की तो देखिए उस वक्त हुड्डा को हार मिली थी। दरअसल उससे दत्त को हुड्डा से हार मिली थी, माफ कीजिए। लेकिन अब इस बार योगेश्वर दत्त को ही यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए भी रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है इस सीट पर। बताना चाहूंगा बीजेपी के यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है कांग्रेस के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होने के साथ साथ ये अनुमान लगाया जा सकता है अब की बार बीजेपी गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ेगी आसानी से जीत हासिल कर सकती है। बताना चाहूंगा कि भूपेंद्र मलिक जो कि जेजेपी पार्टी से उन्होंने भी 30,000 के करीब वोट ली थी। योगेश्वर दत्त 35 से 37,000 के करीब वोट ली थी और 5 से 4,000 वोटों से हारे थे। कहीं ना कहीं ये अंतराल वहां जाके खत्म हो सकता है और जिस प्रकार से कांग्रेस में अभी खेमे में हलचल मची हुई है, किसको टिकट दें किसको नहीं दे और घोषणा नहीं हो पाई है, इससे अंदाजा लगाया सकता है आपसी फूट भी हो सकती है जिसका फायदा योगेश्वर दत्त को बीजेपी की तरफ से मिल सकता है। हाँ, और देखिए ये जो नाराजगी कांग्रेस के अंदर रहती है हमेशा इसका फायदा बीजेपी उठाती है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से जैसे ही नाम फाइनल हुआ तो उसके बाद बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि अभी जब नामांकन दाखिल करने के लिए योगेश्वर दत्त जाएंगे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहेंगे। यानी कि बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करती है पार्टी की मजबूती को दर्शाने के लिए कांग्रेस को। कहीं ना कहीं ये बताना चाहूंगा जो नामांकन का स्थान है वहां पर 2 ही व्यक्ति साथ जा पाएंगे। ये अभी स्पष्ट नहीं है नामांकन के समय कौन कौन होंगे, लेकिन ये स्पष्ट है जो पार्टी कार्यालय गोहाना में बनाया गया है वहां पर केंद्रीय मंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना है, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, काफी संख्या में यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का भी शेड्यूल बनाया गया है और उसके बाद नामांकन के लिए कुछ ही चुनिंदा लोग वहाँ पर पहुंचेंगे और नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हाँ, यानी कि कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि उसका भी पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। लेकिन बहुत जरूरी आज का दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी की तरफ से नामांकन का जो नाम था योगेश्वर दत्त वो फाइनल हो चुका है। हाँ जी, बताना चाहूंगा बीती रात हुआ था नामांकन के लिए और आज 11 बजे नामांकन जमा कराया जाएगा। हाँ। और इस चुनाव के जो बिगुल है बच चुका है और कहीं ना कहीं इनेलो और जो कांग्रेस के अभी प्रत्याशियों की जो घोषणा की जानी है उसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है। कांग्रेस और आईएनएलजी भी उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। कांग्रेस कपूर नरवाल का नाम लगभग कांग्रेस से तय माना जा रहा है। अब तक 14 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से मैदान में योगेश्वर दत्त होंगे। बड़ौदा से फिर चुनाव लड़ेंगे योगेश्वर दत्त। 2019 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को फिर से उम्मीदवार बनाया है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि राजखराना बैंक्वेट हॉल में योगेश्वर नामांकन भी आज दाखिल करेंगे। 11 बजे वक्त बताया जा रहा है। कांग्रेस और आईएनएलजी भी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस कपूर नरवाल का नाम कांग्रेस की तरफ से लगभग तय माना जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन का जिस तरह से आज आखिरी दिन है उसको देखते हुए उम्मीद है कि कांग्रेस इनेलो भी जल्द ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। और अब तक 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया है। पिछली बार भी योगेश्वर दत्त ही थे, लेकिन उस वक्त हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर ही भरोसा किया है और आज नामांकन वो दाखिल करेंगे। 11 बजे वक्त बताया जा रहा है। लेकिन अगर आज हम बात करें तो दोपहर 3 बजे तक का वक्त है जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान हो रहा है, 10 नवंबर को नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि कांग्रेस और आईएनएलजी भी
आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं।